लाचार गाय का सौदा। एक समय की बात है। रामगढ़ नाम का एक छोटा गांव एक जंगल के किनारे हुआ करता था। रामगढ़ गांव में एक हीरालाल नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी रागिनी के साथ रहता था। हीरालाल बहुत गरीब था। हीरालाल के एक बेटा था जो शहर में रहकर पढ़ाई करता था। हीरालाल अपने बेटे की पढ़ाई का खर्च और अपने परिवार का खर्च मजदूरी करके ही चलाता था। एक दिन हीरालाल रघुपत राय के खेत में मजदूरी करने के लिए जा रहा था तो रास्ते में राजेश नाम का एक आदमी मिलता है और राजेश हीरालाल को रोकता है। अरे हीरालाल भाई, कहाँ फावड़ा लेकर चल दिए हो इतने सुबह सुबह? अरे राजेश भाई, मैं रघुपत राय के खेत में मजदूरी करने के लिए जा रहा हूँ, केड़िया बनाने के लिए। अच्छा अच्छा, दिहाड़ी में कितने रुपये पाते हो तुम्हें दिन का? अरे राजेश, दिहाड़ी का तो हाल मत पूछो, सिर्फ 250 रुपये ही दिन का मिलता है। बस इतने में ही खर्च चलाना पड़ता है। क्या बता रहे हो हीरालाल, 250 रुपये? 250 रुपये मिलता है दिन का, पूरा दिन काम करते हो। इससे तो तुम्हारी मेहनत ज़्यादा होती है और दिहाड़ी कुछ भी नहीं। अरे राजेश, थोड़ा अपने धंधे के बारे में भी तो बताओ यार। दिहाड़ी का इतना ही पैसा मिलता है तो क्या करोगे? अपने बारे में बताओ, तुम क्या करते हो? अरे हीरालाल, देख तो रहे हो ना, मैं घास लिए जा रहा हूँ। मेरे पास 2 गायें हैं जिसमें एक गाय 10 लीटर दूध देती है सुबह और शाम को, जिसको बेचकर मेरा खर्च चल जाता है आराम से, और थोड़ा इधर उधर भी काम कर लेता हूँ जिससे पैसे बच भी जाते हैं। मेरी मानो तो मेरी तरह तुम भी गाय पाल लो, जो बिया जाने पर पैसे कमाकर बचाने में तुम्हारी बहुत मदद करेगी। सिर्फ मजदूरी करने से तुम पैसे ज़्यादा नहीं बचा पाओगे, क्योंकि 250 रुपये की दिहाड़ी मिलती है इस टाइम, और इतने में तो कुछ नहीं होता यार। सही तो कह रहे हो राजेश भाई। चलो ठीक है, मैं कुछ पैसे इकट्ठा कर पाऊँगा तब मैं भी एक गाय खरीद लूँगा। अभी तो मेरे पास पैसे नहीं जिससे मैं गाय खरीद सकूँ। फिर एक दिन हीरालाल जंगल में लकड़ियाँ काटने गया था तो हीरालाल को जंगल में रामनाथ नाम का एक बूढ़ा आदमी गाय चराते हुए मिलता है। अरे काका, ये गाय आपकी है क्या? हाँ बेटा, ये गाय हमारी ही है, मैं इसे चराना ही आया हूँ। लेकिन बेटा, आप यहाँ क्या करने आए हो? लकड़ियाँ लेने आए हो क्या? हाँ काका, मैं यहाँ लकड़ी काटने आया हूँ। काका, ये गाय दूध देती है क्या? हाँ हाँ बेटा, ये गाय दूध देती है, 7-8 लीटर दूध रोज देती है। अच्छा काका, फिर तो बहुत अच्छी बात है। काका, क्या यह गाय आप बेचोगे? मैं खरीदना चाहता हूँ। बेटा, यह गाय मैं नहीं बेचूंगा, इसी गाय का सहारा ही है। अच्छा ठीक है काका, जैसी आपकी इच्छा। अच्छा काका, मैं चलता हूँ। तो हीरालाल वहाँ से चला जाता है। फिर हीरालाल गांव के ही एक चबूतरे पर बैठकर सोचने लगता है। अरे क्या बात है, गांव के जितने लोगों ने गायें पाल रखी हैं सब दूध बेचकर अपना अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं और वही पैसा बचा भी रहे हैं, और एक मैं कुछ कमा के बचा नहीं पा रहा हूँ, बस रोज़ाना खर्च ही निकाल पाता हूँ। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं भी गाय पाल लेता हूँ। चलो गांव में कोई बिकाऊ जानवर ढूंढता हूँ, कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही। फिर हीरालाल अपने रामगढ़ गांव में बिकाऊ गाय ढूंढने के लिए जाता है। तो हीरालाल पूरे रामगढ़ गांव में बिकाऊ गाय ढूंढता है, लेकिन कहीं नहीं मिलती है। फिर हीरालाल, यार क्या बताया जाए, पूरा गांव में ढूंढा, कहीं गाय मिली ही नहीं। तो मैं गाय कहाँ से लाऊंगा, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है।
तो हीरालाल यही सोच में बैठा हुआ था, तभी वहाँ पर राशिद नाम का एक आदमी गुजर रहा था। तो राशिद हीरालाल को चुपचाप अकेला बैठे देख हीरालाल के पास जाकर पूछता है, अरे क्या बात हीरालाल, बहुत शांत बैठे हो, किस सोच में डूबे हो? अरे राशिद भाई, कहाँ जा रहे हो, बहुत जल्दी में हो? अरे हीरालाल, मैं बकरियों के लिए चारा लेने जा रहा हूँ, तुम्हें उदास बैठे देख रुक गया। क्या बकरियों के लिए चारा लेने जा रहे हो? बकरियां पाल रखे हो क्या? हाँ भाई, बकरियां ही पाल रखी हैं। क्या करूं, बकरियों को बेचकर ही उनसे अपना गुजारा करता हूं। अच्छा हीरालाल, तुम अपने बारे में बताओ, क्या काम करते हो आजकल? कुछ नहीं भाई, बस इधर उधर दिहाड़ी काम ही करने जाता हूँ। उसी से जो रुपये मिलते हैं उसी से घर का खर्च चलता है, लेकिन घर का पूरा खर्च तो उस दिहाड़ी पैसे से चल नहीं पाता है। पैसे की मेरी बचत तो है नहीं। अरे हीरालाल, मैंने तो सोचा था कि बहुत सारे पैसे बचा लेते होंगे। अरे यार, 250 रुपये का दिहाड़ी काम होता है, 250 रुपये में कहाँ बच पाएंगे? दिन का खर्च ही निकल जाता है, इसमें रोज़ाना खर्च ही हो जाता है। हीरालाल, मैंने बकरियां पाल रखी हैं, जिनकी वजह से मैं हर महीने 10,000 की 1-2 बकरियां बेच देता हूँ और थोड़ा बहुत इधर उधर काम कर लेता हूँ, जिससे मेरी पैसे की काफ़ी बचत होती है। और मेरे हिसाब से तुम भी मेरी तरह ही काम करो, बहुत मुनाफा होगा तुम्हें। अच्छा राशिद भाई, फिर तो अब मैं भी बकरियां ही पालूंगा। तो राशिद भाई, बकरी बताओ, आपकी कोई बेचने वाली हो तो मैं खरीद लूँगा। बकरी? अरे ठीक है हीरालाल, शाम को मेरे घर पर आना और बकरी ले जाना। मेरी एक बकरी बिकाऊ है, लेकिन मैं जो बकरी बेचूंगा उसका रेट 7,000 रुपये है, समझे? 100-200 रुपये कम दे देना, कोई बात नहीं, चलेगा। क्योंकि मेरी बकरी की नस्ल बहुत उपजाऊ है, आप खरीद लोगे तो आपको मुनाफा ही मुनाफा होता रहेगा हमेशा के लिए। ठीक है राशिद, मैं शाम को आऊँगा आपके घर। फिर हीरालाल शाम को बकरी खरीदने के लिए राशिद के घर जा रहा था, तो एक आदमी को फ़ोन पर कसाई से गाय बेचने के लिए बात करते हुए हीरालाल सुन लेता है। अरे कमलेश भाई, तुम गाय बेचने की बात कर रहे हो ना? हाँ हीरालाल, मैं मंजन से गाय बेचने की बात कर रहा हूँ। अरे कमलेश, मैंने आपसे गाय खरीदने को बोला था, तो तूने तो गाय बेचने से मना कर दिया था, और आज बात कर रहे हो गाय बेचने की किसी और से, मतलब कसाई से। हाँ हीरालाल, मैं गाय को बेच रहा हूँ, वो भी मंजन कसाई से 8,000 रुपये की। लेकिन तू आया था मेरे पास, तू तो बस 4-5 हज़ार रुपये बताता और भाव ख़राब कर देता, इसलिए मैंने पहले से ही ग्राहक सेट कर लिया था और तुझे देने से मना कर दिया था। और ये गाय तो अब मैं मंजन को ही बेचूंगा, तेरे तो बस की बात नहीं इतने बजट में गाय खरीदने की। अरे क्या बात कर रहे हो कमलेश भाई, मैं गाय को पालने वाला आदमी हूँ, मंजन कसाई है और मैं तो गाय पालूंगा, पालने वाले को बेचो तो ज़्यादा सही है। पहले गाय की इतनी सेवा की, घर के सदस्य की तरह सेवा करके इतनी बड़ी की, दूध पी लिया, उसके बाद में अब इसे बेचने की बात कर रहे हो भी कसाई से। ये तो बहुत गलत बात है। वैसे अगर पैसे की बात है तो 8,000 रुपये मैं दे रहा हूँ, मुझे बेच दो। अरे वाह, मुर्गा तो फंस गया। इस बांझ गाय को कसाई तो 5,000 रुपये की लेना चाहता था और ये हीरालाल तो मेरे बताए अनुसार 8,000 रुपये की खरीदने को तैयार है। चलो 3,000 का फ़ायदा होगा मुझे, मैं इसे ही दे देता हूँ। और फिर ये गाय भी तो बांझ है ना, इससे मुझे भी तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। अरे कमलेश, सोच क्या रहे हो, कुछ बोलो तो, बेचना नहीं चाहते हो क्या मुझसे? अरे ऐसी बात नहीं है हीरालाल,
पैसे मुझे तुरंत दे दो अभी और गाय को ले जाओ। ठीक है भाई, लेकिन पैसे तो अभी मेरे पास सिर्फ 700 रुपये हैं। 1000 रुपये में कल दे दूँगा। चलो कोई बात नहीं, 1000 रुपये कल दे देना, जो है वो दो और गाय ले जाओ। तो हीरा लाल कमलेश को 7000 रुपये देकर गाय खरीद लेता है और गाय घर लिए चला जाता है। फिर गाय को चारा पानी देता है और गाय की खूब सेवा करने लगता है। फिर हीरा लाल को गाय की ऐसे ही सेवा करते करते पूरा साल बीत जाता है, लेकिन गाय गर्भवती होती ही नहीं है। तो हीरा लाल गाय को गर्भवती ना होते देख बहुत दुखी होता है। अरे, मैंने इस गाय की पूरे साल सेवा की है, लेकिन ये अभी तक गर्मी नहीं हुई है, गाभिन ही नहीं हुई है। मुझे किसी जानवर के अच्छे जानकार को दिखाना चाहिए, आखिर बात क्या है। ये गाय आखिर गर्भवती क्यों नहीं हो रही। अरे जी, मुझे तो लगता है ये गाय बांझ है, इसीलिए पूरा साल हो गया है और अभी ये गाभिन ही नहीं हुई है, और गाय भी मुझे ये बूढ़ी लग रही है। अरे तुम भी ना, क्या बात कर रही हो। मुझे तो ये गाय बांझ नहीं मालूम पड़ रही है, मुझे तो ये बूढ़ी नहीं मालूम पड़ रही है। सबसे पहले मैं गाय के अच्छे जानकार को बुला लेता हूँ, दिखा लेता हूँ, फिर पता चलेगा आखिर क्या समस्या है जिसकी वजह से ये गाय गाभिन नहीं हो रही है। तो फिर हीरा लाल गायों के एक मुख्य जानकार को बुलाता है। देखो हीरा लाल, तुम्हें किसी ने ठग लिया था। ये बूढ़ी बांझ गाय है, अब ये गाय कभी गाभिन नहीं होगी। ये गाय पूरी तरह से बांझ है, इसलिए किसी ने तुम्हें बेच दिया था। आप ये क्या बता रहे हो। पूरा साल हमने इस गाय की सेवा की है, ये गाय गाभिन हुई भी नहीं और अब होगी भी नहीं। ये तो हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इसमें गलती मेरी ही थी कि मैंने गाय को बिना सोचे समझे, बिना जाने परखे ही खरीद लिया था। दोस्तों, इस तरह से हीरा लाल कमलेश से 5 गाय खरीदकर बहुत बड़ा धोखा खा जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम कोई भी चीज़ खरीदें, सबसे पहले उससे अच्छी तरह से जान परख लें। दोस्तों, ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली नीचे कमेंट बॉक्स में बताकर अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद। जादुई फूल गोभी चोरी। बहुत समय पहले की बात है, लालगंज नामक एक गांव हुआ करता था। लालगंज में सभी लोग कृषि आदि पर निर्भर रहते थे। लालगंज के सारे किसान खेती बाड़ी का ही काम करके घर का गुजारा किया करते थे। लेकिन उसी गांव में लंपत राय नाम का एक बहुत गरीब आदमी रहा करता था। लंपत राय की पत्नी का नाम लीलावती था और लंपत राय का एक बेटा था कमलेश, जो स्कूल में पढ़ाई करता था। लंपत राय के बहुत ज़्यादा गरीब होने की वजह से घर का खर्च चलाना बड़ा मुश्किल पड़ रहा था। चूँकि लंपत राय घर का खर्च चलाने के लिए दिहाड़ी मजदूरी का काम किया करता था, लेकिन लंपत राय के पास 1 बीघा भी ज़मीन नहीं थी, जिसकी वजह से गांव के अन्य किसान लंपत राय का बड़ा मजाक उड़ाते रहते थे। एक दिन लंपत राय दिहाड़ी का काम करने के लिए धनंजय के खेत जा रहा था, तो रास्ते में एक आदमी मिलता है जो लंपत राय को रोकता है। अरे लंपत राय, कहाँ जा रहे हो? ये सुबह सुबह फावड़ा लेकर कहाँ चल दिए हो? अरे कहीं नहीं भाई, बस मजदूर आदमी अपना हथियार लेकर कहीं भी चल देता है। वैसे तो मैं धनंजय के खेत में जा रहा हूँ, खेत में काम करने, मेड़ बांधनी है मुझे। अरे यार, खेती करने का लगता है तुझे बड़ा शौक है, इसीलिए दिहाड़ी का काम करने खेतों में ही आता है। कंस्ट्रक्शन का भी तो साइड में काम चलता है, वहाँ भी तो काम कर सकता है, कुछ पैसे कमा सकता है। वहाँ की दिहाड़ी भी यहाँ से ज़्यादा है, लेकिन तुझे तो खेतों में ही काम करना अच्छा लगता है ज़्यादा, इसलिए आता रहता है।
अरे देखो भाई, मुझे काम से मतलब है। जो मैं कर पाता हूँ वही करता हूँ। खेती का काम मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए खेतों में ही दिहाड़ी का काम करता हूँ और ये काम मैं कर भी लेता हूँ अच्छे से। अरे लंपत राय, तू बस दिहाड़ी पर दूसरों के खेतों में काम कर पाएगा और तेरे पास तो खेत है ही नहीं जो तू अपने खेत में करके कुछ फसल ही काट ले, जिससे ज़्यादा पैसे कमा ले। वो तो तुझसे हो नहीं पाएगा। अरे देखो भाई रामलाल, मेरे पास खेत नहीं है, लेकिन खेती करना मुझे बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि मैं बचपन से ही खेतों में काम करते आ रहा हूँ। हमारे पास खेत तो नहीं है, लेकिन हम मजदूर किसानों के खेतों में काम करके रुपये के बदले किसानों का काम बहुत आसान करते हैं। अगर हम मजदूर तुम जैसे बड़े बड़े किसानों के खेतों में काम ना करें तो आप लोग जैसे बड़े बड़े किसान अपने आप तो सारी मेहनत कर नहीं पाओगे ना खेत में। बड़े बड़े प्लॉट आप लोग काट नहीं पाओगे ना फसल। इसीलिए आप जैसे बड़े बड़े किसानों का हम जैसे मज़दूरों से काम कराना ही पड़ता है। इसीलिए मज़दूरों का भी सम्मान उतना करो जितना किसानों का करते हो, और किसी का हंसी मजाक उड़ाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अरे लंपत राय, अब मज़दूरों की पूरी व्याख्या ही मत सुना। अब तुम लोग मज़दूर हो, मज़दूर ही रहोगे ना। हम लोग बड़े किसान सेठ हैं और सेठ किसान ही रहेंगे। तो मज़दूरों का दर्जा हम सेठों से नहीं ऊपर हो सकता। तो लंपत राय अपनी ज़्यादा मजाक उड़ते देख वहाँ से चला जाता है। फिर लंपत राय घर जाकर अपनी पत्नी लीलावती से पूरी बात बताता है। अरे जी, लोग होते ही ऐसे हैं, दूसरों का मजाक उड़ाने वाले। हमारे पास खेत नहीं है तो उन्हें बहुत हंसी आती है। लोग हमारी गरीबी देखकर ऐसे ही हंसते रहते हैं। आप जो काम करते हो वो काम करो, किसी की भी बातों पर ध्यान मत दो। तूने सही कहा लीलावती, उनके पास तो खेत हैं, उसी से वे खर्च चलाते हैं, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ मजदूरी का ही सहारा है। और फिर भी दाना वो भी खाते हैं और दाना हम भी। हम मजदूर खेतों में काम करते हैं, तभी तो बड़े किसान फसल काट पाते हैं, नहीं तो वे अपने आप कहाँ फसल काट पाएंगे। फिर एक दिन लंपत राय राहुल सेठ के खेत में गोभी के खेत में काम करने के लिए जाता है। देखो लंपत राय, ये गोभी की फसल बहुत अच्छी है। इस गोभी के खेत में इतनी अच्छी गुड़ाई करना कि एक चींटी के इतना भी पौधा मत रखना, और दूसरी बात, एक भी गोभी खेत की गायब ना मिले। मैं जाता हूँ। तो राहुल सेठ खेत से घर चला जाता है। अरे बड़े बेकार सेठ हैं ये, इन्हें तो मेरे ऊपर बिल्कुल भी विश्वास है ही नहीं कि मैं कितना ईमानदारी से काम करता हूँ हर जगह। चलो कोई बात नहीं, मैं किसी के साथ गद्दारी करता नहीं तो गलत कहेगा कौन मुझे। मैं तो ईमानदारी से काम करता रहूँगा हमेशा के लिए। फिर लंपत राय ईमानदारी से काम करने लगता है। और फिर शाम होते ही लंपत राय घर चला जाता है। फिर रात में एक चोर राहुल सेठ के गोभी के खेत में आता है। हा हा हा, आज तो मैं राहुल सेठ की काफ़ी गोभी चुरा लूँगा। चोरी मैं करूँगा और झूठा आरोप जाएगा लंपत राय पर, जिसने आज इस खेत में काम किया है। मेरे ऊपर किसी को शक भी नहीं होगा और मैं ही पत्ता साफ कर दूँगा। फिर वह चोर फूल गोभी चुरा ले जाता है। फिर जब सुबह होती है तब राहुल सेठ लंपत राय को खेत में दोबारा दूसरे दिन काम कराने के लिए जाता है। तो राहुल सेठ गोभी कम देखकर दंग रह जाता है। ये क्या लंपत राय,
ये आज तक तो मेरे खेत में फूल गोभी कभी चोरी नहीं हुई थी, लेकिन आज तो बहुत सारी गोभियाँ गायब हुई दिख रही हैं। किसने किया ये? गोभियाँ चोरी किसने की है? बता जल्दी। मुझे तो लगता है कि यह चोरी तूने ही की है या तूने ही करवाई है। मेरे खेत में गोभी तेरी वजह से ही चोरी हुई है। नहीं साहब, मैंने आज तक जहाँ भी जिसके यहाँ भी काम किया है, हर जगह ईमानदारी से ही काम किया है। किसी ने भी मुझे आज तक चोरी में नहीं पकड़ा है। साहब, मुझे लगता है मैं शाम को यहाँ से जब काम करके घर गया था, तभी यहाँ रात के समय में कोई आया होगा और गोभियाँ चुरा कर ले गया होगा। देख लंपत राय, अब ज़्यादा बहाने मत बना। देख लंपत राय, मैं कल की तेरी दिहाड़ी के पैसे नहीं दूंगा चोरी की वजह से, और तू यहाँ से जल्दी से निकल जा, नहीं तो पुलिस कार्रवाई की तो तुझे बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। जल्दी जा इसलिए यहाँ से। तो राहुल सेठ लंपत राय को बहुत डांटता है। तो लंपत राय बहुत दुखी निराश होकर वहाँ से चला जाता है। फिर घर जाकर लंपत राय अपनी पत्नी को पूरी बात बताता है। देखो जी, अगर आपने ईमानदारी से काम किया है, चोरी नहीं की है, तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा। राहुल सेठ एक दिन दिहाड़ी के पैसे नहीं देगा तो कोई बात नहीं, ईमानदारी से काम करने से 300 रुपये की जगह 3000 रुपये मिलेंगे। आप अपना काम ईमानदारी से जारी रखिए। तूने सही कहा है, मैं अपना काम अवश्य करूँगा और ईमानदारी से। मैं कभी कोई किसी के साथ गद्दारी नहीं करूँगा। फिर लंपत राय खेत में काम करने के लिए जा रहा होता है। तो लंपत राय को जमीन पर एक अजीब सा बीज आसमान से गिरते हुए मिलता है। तो लंपत राय उस बीज को उठा लेता है। अरे, यह कैसा बीज है जो आसमान से भी गिरा है? चलिए, मैं इस बीज को घर पर लगा दूंगा। क्या पता ये बीज हमारी किस्मत ही हो सकता है जो आसमान से गिरा है। तो लंपत राय उस जादुई बीज को उठाकर आगे चला जाता है। फिर शाम को घर लौटते ही लंपत राय उस रहस्यमय बीज को जमीन में गाड़ देता है। फिर सुबह जब लंपत राय उठकर घर के बाहर आता है, तो देखता है कि बीज गड़ी हुई जगह पर बड़ी सी फूल गोभी होती है। अरे, ये क्या? यहाँ पर तो मैंने कल एक रहस्यमय बीज गड़ाया था जो आसमान से गिरा था, और रात भर में ही यहाँ पर तो एक बड़ी सी फूल गोभी तैयार हो गई। लगता है ये सब ईश्वर ने ही हमें प्रदान किया है। ये हमारी नेकी का ही फल है जो ईश्वर ने हमें दिया है। तो लंपत राय उस फूल गोभी को तोड़ लेता है। फिर अगले दिन सुबह होते ही लंपत राय बाहर उठकर देखता है, तो उसी जगह पर फिर से एक बड़ी सी गोभी उगी हुई होती है। तो दूसरे दिन भी लंपत राय उसी जगह पर जादुई उगी हुई बड़ी गोभी को देखकर बहुत खुश हो जाता है, और फिर लंपत राय अपनी पत्नी को बुलाता है। फिर लंपत राय की पत्नी उस जादुई फूल गोभी को देखकर बहुत खुश हो जाती है, और फिर वे दोनों ईश्वर को धन्यवाद देने लगते हैं। जी, ये आपका नेकी का ही फल है। जी, ये जादुई गोभी का फूल है। हमारे हिसाब से प्रतिदिन अब यहाँ पर गोभियाँ उगेगी। हम एक बार गोभी काटेंगे, दूसरे दिन भी गोभी उग जाएगी। हाँ लीलावती, तुम बिल्कुल सही कहती हो, और इससे हमारा एक और फ़ायदा होगा। ये बड़ी गोभी हम प्रतिदिन बेच दिया करेंगे, इससे हमारा काफ़ी खर्च निकल आएगा। और एक बात, अगर हम इस गोभी को दूसरी जगह भी उगा देंगे तो वहाँ भी हमेशा हमेशा के लिए काटने वाली गोभी उग जाएगी। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर इस कहानी से क्या सीख मिली, नीचे कमेंट बॉक्स में बताकर टिप्पणी ज़रूर दें।
दोस्तों ऐसे ही और कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।